Hello everyone, welcome to my channel Chhaya classes. Today we will discuss very important Act 1858 for competitive exams. Let's start. Government of India Act 1858. The end of company's misrule and the beginning of British rule in India. You can see diagram. Government of India Act 1858. Now, India was to be governed directly and in the name of the Crown. इस एक्ट का ये हेड पॉइंट है. इसी एक्ट से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और ब्रिटिश शासन का आरंभ होता है. नाउ सी बैकग्राउंड. Invasive policies of Lord Dalhousie. His policy of frequent wars and annexation created discontent among the army as well as the native rulers of India. लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्सेशन यू कैन से राज्य हरण की जो पॉलिसी अपनाई उसे प्रिंसली स्टेट एंड किंग कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए. The missionary propaganda aroused suspicion of forcible conversion among the people. इस मिशनरी प्रोपोगेंडा की वजह से इंडिया को लगने लगा कि ये हमारा रिलीजन चेंज कर रहे हैं. लोगों के अंदर आशंका उत्पन्न हो गई. नेक्स्ट पॉइंट है द रिवोल्ट ऑफ 1857. The mutiny was suppressed but it sent ripples of fear to London and convinced the British that administration of the India must be taken over by the Crown. 1857 के रिवोल्ट को अंग्रेजों ने सप्रेस्ड कर दिया, लेकिन लंदन तक ये मैसेज पहुंच गया कि अब कंपनी के हाथ से पावर लेनी पड़ेगी और क्राउन को डायरेक्ट रूल करना होगा. इन सभी रीजंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया. देन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर प्राम स्टर्न इंट्रोड्यूस अ बिल इन 1858 इन द पार्लियामेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द क्राउन. ये टर्निंग पॉइंट है क्योंकि अब पावर कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में आ गई. It is called Government of India Act 1858 or 1858 Act. Now let's see provisions of the Government of India Act 1858. अब हम एक एक करके वन बाय वन इस एक्ट के प्रोविजंस को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्या चीज़ें जो हैं एबॉलिश की गई. पहला पॉइंट है एबॉलिशन ऑफ कंपनी रूल. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट का, ध्यान दीजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 प्रोवाइडेड दैट इंडिया वाज टू बी गवर्न डायरेक्टली एंड इन द नेम ऑफ द क्राउन. इस एक्ट के थ्रू अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी क्राउन के नाम से. इस एक्ट से क्राउन का शासन शुरू हो जाता है इंडिया में. दिस एक्ट एबॉलिश द कंपनी रूल. जो एकदम क्लियर है कि इस एक्ट से जो क्या किया गया, कंपनी का जो रूल है उसको एबॉलिश कर दिया गया हमेशा के लिए. एबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोथ इंस्टीट्यूशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल डुअल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था. इस दोनों इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट के थ्रू जो है वो एबॉलिश कर दिया गया. दिस एक्ट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट. जो इस एक्ट के थ्रू डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया गया है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स was withdrawn. Liberty was given to Indian rulers subject to British suzerainty and it was also opened some door for Indians in government service. ये भी एक important step है जो उठाया गया इस एक्ट के थ्रू. 2 new changes. क्या चेंजेस हुए? 2 देखिए. न्यू पोस्ट क्रिएटेड. कौन सी पोस्ट है वो? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया.
और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर चार्ल्स वुड 1859 टू 1866। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज henceforth designated as a viceroy। फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स जो है वो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज काउंसिल। जिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपने अभी देखा कि जो न्यू पोस्ट क्रिएट की गई है, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड उसकी काउंसिल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ देखिए। द पावर ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर ट्रांसफर्ड टू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म करके ये बनाई गई थी और इसकी दोनों की पावर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई। He was also a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। इसकी हेल्प के लिए, असिस्ट करने के लिए टोटल 15 मेंबर्स थे। ही वॉज ऑल्सो द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसीलिए बनाया गया था, एक कम्युनिकेशन के लिए, किसके बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज नाउ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द इंडिया। अब ये क्या हो गया? पॉलिटिकल हेड ऑफ द इंडिया हो गया। जिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आपने अभी ऊपर देखा, उसके मेन पॉइंट को, अब उसके स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या स्ट्रक्चर था उसका? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 प्रोवाइडेड फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसमें देखिए काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज टू बी कंसिस्टेड ऑफ 15 मेंबर्स। ये ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें 15 मेंबर्स थे। आउट ऑफ 15, 7 ऑफ देम वर टू बी elected by the court of directors and 8 members were to be appointed by the crown। यहाँ पे आपने देखा कि आउट ऑफ 15 में से 8 मेंबर्स जो है किसके थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं? क्राउन के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पावर किसकी होगी? क्राउन की, डायरेक्ट। यहाँ की उसके 8 अपॉइंटेड मेंबर्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच मेंबर वाज टू बी पेड 12 पाउंड अ ईयर आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन, जो इसकी खास पॉइंट है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट्स। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वाज नाउ हाईली सेंट्रलाइज्ड। अब क्या हो गया कि यहाँ का जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा कि सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, सेंटर। अब यहाँ पर जो है पहली बार जो है आप देख रहे हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड, इसी एक्ट के थ्रू, 1858 के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एस्टैब्लिश द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर इंडियन अफेयर्स। अब जो भी इंडिया में होगा वो सब किसके थ्रू कंट्रोल होगा? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल होगा इंडिया में। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ क्रिएशन ऑफ एन इंडियन सिविल सर्विस अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये भी इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंजेस इन ऑफिसेस ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। कि इसमें क्या चेंजेस किए गए? देखिए, गवर्नर जनरल वर्क as a representative of the British government, much like today's governors work as a representative of the President of India। ठीक है, एकदम वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जैसे आज गवर्नर्स जो हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइसरॉय वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, द वाइसरॉय एंड द गवर्नर्स ऑफ द वेरियस
presidencies were appointed by the crown. Next point है Lord Canning thus become the first viceroy of India. नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. द ट्रांसफर ऑफ इंडिया टू द क्राउन एज अफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ 1858 is a significant landmark in the constitutional history of India. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पॉइंट जो एक टर्निंग पॉइंट है और ये एक आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में. क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही है. आपने देखा कई चेंजेस हुए, हाईली सेंट्रलाइज्ड हो गया. दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही है. सारे जो भी चीज़ें यहाँ हो रही हैं उस सब में इंटरफेयर कर रही है. कंट्रोल सारा एडमिनिस्ट्रेशन का खुद रखा है उसने. तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं. नेक्स्ट पॉइंट है अनदर सिग्निफिकेंट मेजर बाय दिस एक्ट इनोवेशन ऑफ न्यू ऑफिसर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ इंडियन काउंसिल. नेक्स्ट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट. ये जो डुअल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू उसको एबॉलिश किया गया. द एक्ट फाइनली मार्क द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया and the beginning of new one under the direct rule of the crown. Now mind map. Government of India Act 1858. This act abolished the company rule and the beginning of British rule in India. Next, this act abolished the dual government. Next, the principle of doctrine of lapse was withdrawn. New post created Secretary of State for India. Next point देखिए The Governor General of India was henceforth designated as a Viceroy. Next point है The administration of the country was now highly centralized. तो ये सारे जो माइंड मैप में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्ट जो एग्जाम में आ चुके हैं. पहला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कि जो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से क्या सही नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the Prime Minister of Britain at the time of commencement of the Government of India Act 1858? ये क्वेश्चन है यहाँ पे इसके नीचे आंसर दिए हुए हैं आप इन्हें सॉल्व करिएगा. I hope you have understood the act well. Also if you have any query and suggestion write in comment box. Please like and subscribe to my channel for new videos. Thank you so much.